नावल ला मुसन्निफ़ा फ़ातिमा नूर एपिसोड नंबर 13। दूसरी बार बेल बजने पर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लुई पूरे दिल से मुस्कुराई। हेलो सनान ब्रदर। हेलो लुई सिस्टर। तुम कैसे हो? जब सुबह ऑफिस जाते हुए तुमने देखा था वैसा ही हो, यानी तुम अच्छे हो। और इस अच्छे शख्स से तुम्हें क्या काम है? वो दरवाज़ा खुला छोड़ता अंदर आया। सादा सा अपार्टमेंट जहाँ बस नाम का फर्नीचर था। उसके अपार्टमेंट को देखकर साफ लगता था कि वो सादगी लेकिन सलीका पसंद था। इस अच्छे शख्स से मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? तुम जानती हो मैं कॉफ़ी नहीं पीता। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे किचन के साइड कैबिनेट जहाँ चिप्स और चॉकलेट पड़े हैं वहाँ कॉफ़ी भी पड़ी है, जो यकीनन तुमने ये सोच कर ली होगी कि मुमकिन है कभी ज़रूरत पड़ जाए। वो ज़रूरत पड़ चुकी है। चाय के लिए कप रखते सना ने बिना कुछ कहे कैबिनेट खोली, अंदर से चिप्स निकाली और खोलकर उसके सामने रखी। शुक्रिया। वो उसी खामोशी से चाय तक वापस गया। नीली जीन्स पर उसने सादा से सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, बाल गीले थे। तुम ये अपने घर जाकर भी खा सकती हो। उसकी शटर शटर को देखता बोला था। मुझे कॉफ़ी लेनी है तुमसे, वो लेकर घर जाऊंगी। वो एक्सपायर्ड है। ओह ठीक है, मैं चिप्स खाने के बाद मम्मी को जाकर ये बात बता दूंगी। सनान ने सर हिलाते कप में चाय डाली। तुम्हारी मौतर कैसी है? उसका सर बेसाख्ता उठा। मेरी मौतर? मैं दोस्त कहना भूल गई। तुम्हारी दोस्त मौतर। वो मेरी दोस्त नहीं है और वो ठीक है। अगर दोस्त नहीं है तो क्या है? वो मुसलसल चिप्स चबा रही थी। पता नहीं क्या है। चाय का कप लेते वो सोफे पर आकर बैठा। लैपटॉप, फाइल्स, डायरी, बिस्किट्स, वो गोया मसरूफ था। तुम उसे पसंद करते हो ना? उसका लैपटॉप खोलता हाथ एक बार को थम गया था, फिर नजरें उठाकर लुई को घूरा। छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। मैं 2 दिन पहले 10 साल की हो चुकी हूँ। 10 साल बाद जब 20 की हो जाओगी तब ये सवाल पूछना। तब तक तुम पाकिस्तान जा चुके होगे। कॉल करके पूछ लेना। उसने फाइल खोल ली, कप होंठों से लगाया, एक जगह फाइल पर नजरें जमाए चंद लम्हे वहां देखता रहा। पीछे से लुई की शड़शड़ाहट भी जारी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? वो फाइल को देखता आहिस्ता से बोला था। गोल चेयर पर बैठी लुई ने कुर्सी घुमाई। तुम मौतर की फिक्र करते हो। तुम मुझसे मिलकर आओ तो तुम्हें तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है। और तुम उसका नाम सुनकर मुस्कुराते हो। तो मुझे मुस्कुराने लगा था, फौरन से मुस्कुराहट समेटी। ज़रूरी तो नहीं ये इसलिए हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पिछले चंद दिनों में तुम कई बार मुझे स्कूल छोड़ने गए हो, हालांकि तुम मुझसे तंग थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझती कि तुम वहाँ क्यों जाते हो? उसके लबों के किनारे हल्के से मुस्कुराए, फाइल वापस रखते लुई को देखा। ये तुम्हारी राय है और मैं इससे मुत्तफिक हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं। तो फिर इनकार कर दो। मैं मुत्तफिक ना हूँ ये भी ज़रूरी नहीं। यानी मैं सही सोच रही हूँ। फ़र्ज़ करो। वो गला खंखारता आगे को हुआ। अगर ऐसा है, सिर्फ फ़र्ज़ करो तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे बता दो। लुई ने कांधे उचकाए। वो मुझे एक थप्पड़ मार देगी। फिर ना बताओ। यानी मैं सारी उम्र अकेला चाय पीता रहूं? वो बदमज़ा सा कहता पीछे को हुआ। तुम तो कह रहे थे फ़र्ज़ करो। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? तुम सब कयास लगाते रहो। सना ने खफकी से रुख मोड़ लिया। मोरे भी कल पूछ रही थी कि किसी को पसंद तो नहीं कर लिया जो वापस नहीं आ रहे। परीज़ा तो साफ साफ कह रही थी वो मुअत्तर को पसंद करता है। और अब लुई। यानी पूरी दुनिया को इल्म था सिवाय उसके जिसे होना चाहिए था, सिवाय मुअत्तर सबा के। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मदद करोगी? मैं रज़ाकाराना तौर पर कोई भी मदद कर सकती हूँ, तुम बताओ बस। उसने जी जान से अपनी खदमात पेश की। रज़ाकाराना तौर पर? बिल्कुल। बदले में ना कोई चिप्स, ना कोई चॉकलेट। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। उसी लम्हे खुले दरवाजे से कोई लुई को पुकारता अंदर दाखिल हुआ था। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर दाखिल होते हैं मिसेस डेजी ने लुई को घुरका तो वो झट गोल कुर्सी से उतरी। मैं सनान के अपार्टमेंट के सामने से गुजर रही थी तो इसने कहा कि इसके पास चिप्स पड़े हैं जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं। अगर मैं वो खाना चाहती हूँ तो खा सकती हूँ, मैं उसका नुकसान कैसे होने देती मम्मी? वो हमारा पड़ोसी है। सनान उसे देख कर रह गया था। हाँ, जिस लम्हे तुम गुजर रही थी उसी लम्हे इसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने का ख्याल आया ना? आपको लग रहा है मैं खुद यहाँ आई हूँ? मुझे यकीन है। घर चलो और होमवर्क करो अपना। उसे घुरकते वह सनान की तरफ मतवजे हुई। आई एम सॉरी, ये तुम्हें बहुत तंग कर देती है। इट्स ओके मिसेस डेजी। वह नरमी से मुस्कुराया तो वो लुई का हाथ थामते आगे बढ़ी। मम्मी मुझे चिप्स तो लेने दें, वो ज़ाया हो जाएंगे। हाथ छुड़ाती वो फ़ौरन किचन काउंटर तक गई। चिप्स उठाई और दरवाजे में ठहरी मिसेस डेजी की तरफ दे बढ़ गई। सना ने सर झटकते फाइल आगे की, लेकिन जहन मुंतशिर हो गया था। क्या वो मुअत्तर को बता दे? मगर कैसे? कतरे जल्दी में दरवाज़ा खोलते उसने कौन है पूछने के लिए मुंह खोला ही था जब कौन पर नजर गई, मुंह बंद हो गया। आंखों में पहले हैरत उभरी, फिर भी यकीनी। सलाम अलैकुम। कैसे लग रहा हूँ?
वो पुश्त पर हाथ बांधे टूटी फूटी फूटी उर्दू में पूछ रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज पहने सामने खड़ा एरक, स्याह शलवार कमीज पहने मुअत्तर यकटक उसे देख रही थी। उसने कुछ झेंपने की अदाकारी की। जानता हूँ हैंडसम लग रहा हूँ, नज़र मत लगाओ बल्कि नज़र उतारो। जिसे नज़र उतारने का कहा गया था उसने नज़रें सरता पैर घुमाकर उसे देखा। फिर सहन में उसका फलक शकाफ कह कहा गूंजा। जिसने नज़र उतारने का कहा था उसकी आंखों में हैरानी उभरी, फिर खफकी। हंस क्यों रही हो? सवाल करने वाले ने दुनिया जहां के खफकी लहजे में बसाई। जवाब देने वाली पेट पर हाथ रखे अभी तक हंस रही थी। एरक, ओह एरक। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर उसने मुंह पर हाथ रखकर सामने देखा। वो हनूज खफकी से उसे देख रहा था। वो हनूज हंस रही थी। ये अल्लाह मेरे। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। अरसे बाद वो यूं हंसी थी। अम्मा होती तो सदका उतारती, बाबा होते तो दुआएं देते। मैं जा रहा हूँ। जिस पर हंसा जा रहा था उसे बुरा लग गया। जो हंस रही थी वो हंसी रोकती झट से उसके सामने आई। आए क्यों थे? मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरा हंसना बुरा लगा। वो फिर से हंसना चाहती थी। एरक ने रुक कर उसे देखा। उसे एहसास हुआ उसका हंसना बुरा नहीं लगा था। मुझ पर हंसना बुरा लगा। तुमने ये क्यों पहना है? उसका दिल किया वो फिर से हंसे, मगर एरक के तासुरात तुम्हें दिखाने को, उसे दिखाने को। हंसी गायब हुई। चेहरा संजीदा हो गया। मुझे क्यों दिखाना था? पूछना था मैं पाकिस्तानी लिबास में कैसा लगता हूँ। मज़ा का खेस लगते हो। तुम अपने मुल्क के लिबास की तौहीन कर रही हो। दुरुस्तगी करो, मैं तुम्हारी तौहीन कर रही हूँ। मैं इस तौहीन पर नाराज़ होता हूँ। मैं इस नाराज़गी पर माजरत करती हूँ। माजरत कबूल की। वो खुले दिल से मुस्कुराया। वो मशकूक हुई। अब अब क्या? जाओ यहाँ से। अबरू से बाहर की तरफ इशारा किया। मैं जाने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आए हो? मैं पाकिस्तानी लिबास में पाकिस्तानी खाना खाने आया हूँ। हमने खाना नहीं बनाया, हम आज रात भूखे सोएंगे। मैं चाय भी पी सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं पिलाना चाहती। बरा मेहरबानी जाओ यहाँ से। वो पीछे गई। वो उससे पहले खुले दरवाजे से अंदर पहुंचा। मुअत्तर का मुंह खुला। तुम्हें अखलाकियात सीखनी चाहिए। मैं बद-इखलाक कहलाए जाने पर राजी हूँ। वो तिलमिलाती अंदर आई। वो सोफे पर बैठी बानो आपा को उसी टूटी उर्दू में सलाम कर रहा था। वो कुछ हैरान हुई। तुम बद-इखलाक होने के साथ साथ बदतमीज़ भी हो। तस्दीक करो मैं बदतमीज़ हूँ, बेशरम, बद तहजीब, बद-इखलाक, बदलिहाज भी हूँ। तुम उसके अलावा भी सारे बद साथ लगा लो। वो अपनी असली डिठाई के साथ सोफे पर बैठ चुका था। मुअत्तर, बानो आपा ने उसे घूरा तो वो एरक को खफकी से देखती सोफे पर बैठी। उसके पाँव की मोच बेहतर थी लेकिन फिर भी दर्द था। तुम कैसे आए हो एरक? वो अब एरक से पूछ रही थी। मुअत्तर की नज़र दोबारा उस पर गई। उसका दिल दोबारा हंसने को चाहा। मसला ये नहीं था कि उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। मसला ये था कि जो शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी वो उसे बहुत ज़्यादा खुली थी। लंबी कमीज और बहुत खुले बाजू जो उसने फोल्ड करके जमा रखे थे, फिर भी लटक रहे थे। मौतर होती तो मैं कहता कि उसकी याददाश्त कमज़ोर है। आप हैं तो मैं कहूँगा कि आप काम की वजह से भूल गई होंगी। कि आपको याद नहीं कल आपने मुझे दावत दी थी? पाकिस्तान में घर आओ का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वाकई घर के अंदर आ जाओ। ये सिर्फ मुरवत में कहा जाता है। एरक ने बानो आपा पर से नज़रें हटाकर उसे देखा। मैं मुरवत में कही गई बातें भी सीरियस ले लेता हूँ। मैंने वाकई दिल से कहा था। बानो आपा ने मुअत्तर को घूरा तो वह बदमज़ा होते पीछे को हुई। मैंने भी दिल से ही कबूल किया था, इसलिए तो यहाँ हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। वो मशकूक हो रही थी। एक रोज़ एक दो बार बानो आपा को भी देखा था जो अंग्रेज़ों की बुराइयां करते नहीं थकती थी। वो एक अंग्रेज़ को सामने को बिठाए बैठी बैठी थी। मुअत्तर, जाकर खाना लगाओ। ये पाकिस्तानी खाना खा लेगा? खाना सिर्फ खाना होता है। उसका कोई मज़हब, मुल्क या ज़ात नहीं होती। उसका जायका ज़रूर होता है। तुम मसालों वाला खाना खा लोगे? मैं खा लूँगा अगर तुम मुझे सिर्फ इस पानी पर टुर खाना चाहती हो तो जो तुमने मुझे अभी तक दिया नहीं, तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। वो मुँह बनाती उठी। कदम आहिस्ता कुछ आहिस्ता रखे कि पाँव की मोच ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन फिर भी थी। तुमने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? वो उसके पाँव को देख रहा था। बानो आपा ने रुख मोड़कर मुअत्तर को देखा, फिर एरक को, फिर मुअत्तर को। इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी थी। तुम एक लापरवाह लड़की हो। उसने सर अफसोस से हिलाते तबसरा किया। वो बिना गौर किए किचन की तरफ गई। सालन गर्म किया, रोटियां पका रखी थी, उन्हें दोबारा गर्म किया, टेबल पर लगाया, ग्लास रखे और वहीं खड़े खड़े उन दोनों को आवाज़ दी। एरक तब तक बानो आपा को मुतासर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम बहुत बोलते हो एरक। अगर अच्छा ना बोलते तो मैं तुमसे तंग आ जाती। वो उसके किसी किस्से पर हंस रही थी। मुअत्तर रुककर उन्हें देखे गई। अरसे बाद वो हंसी थी। अरसे बाद वो खुद हंसी थी। एरक के बारे में राय थोड़ी सी दोबारा तब्दील हुई। इतना बुरा भी नहीं था। मालूम नहीं ये क्या था लेकिन मैंने तारीफ ही मुराद ली है। वो बानो आपा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। मुअत्तर खामोशी से उसके सामने बैठ गई। तारीफ ही थी। एरक ने मुस्कुराते हुए एक निवाला लिया, मुंह में रखा, चबाया, मुअत्तर को देखा, फिर बानो आपा को। कैसा लगा? वो थोड़ी डले हाथों की मुट्ठी रखे उसे दिलचस्पी से देख रहा था। ये अच्छा है।
निवाला चबाते वो बहुत मुश्किल से मुस्कुराया। मुअत्तर ने मुस्कुराहट दबाई। ओढ़ लो ना। आगे होते उसकी प्लेट में गोश्त का सालन डाला। एरक ने सर हिलाया, फिर पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगाया। मैं आपसे एक इजाज़त लेने आया था। वो बानो आपा से मुखातिब था। कैसी इजाज़त? दरअसल गला खंखारा। कल रात हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कल्चरल इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करना होगा। एक तरह से फंक्शन है, तो मोहतात नज़रों से दोनों को देखा। आप मुअत्तर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे सकती हैं। मुझे एक खातून की ज़रूरत है पाकिस्तानी लिबास और सकाफ़त को दिखाने के लिए, और मैं सिर्फ मुअत्तर को जानता हूँ। लम्हे भर को बानो आपा चुप रह गई। मुअत्तर ने घूर कर उसे देखा। सिर्फ मुअत्तर को? उसकी यूनिवर्सिटी में कई पाकिस्तानी लड़कियां थीं। झूठा इंसान। एरक उसे नज़रअंदाज करता ठिठाई से बानो आपा को देख रहा था। कितने बजे इवेंट? 9 से 12 तकरीबन। देर हो जाएगी। वो मुतज़ब्ज़िब थी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेने और छोड़ने का काम मेरा होगा। मैंने हाँ कब की? मुअत्तर की आवाज़ पर एरक ने रुख उसकी तरफ मोड़ा। 2 दिन पहले ट्यूब पर सफ़र करते हुए जब तुमने मुझसे एक काम कहा था, तो जवाबन तुमने मेरी मदद की हामी भरी थी। क्या तुम भूल गई? कौन सा काम? उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सरनफी में हिलाते एरक को देखा, जो बानो आपा के सवाल पर उनकी तरफ मतवजह हुआ था। एक्चुअली तुम ठीक है, मैं तैयार हूँ। इससे पहले कि उसकी ज़बान मज़ीद खुलती, वो तेज़ी से बोली। साथ 200 बार खुद को कोसा। पूरे बरतानिया में यही मिला था काम के लिए। जो राय बदली थी, वो दोबारा बदल गई थी। वो उसकी सोच से ज़्यादा बुरा था। करते उसने प्लेट आगे की, और फिर वो कहता था कि वो उसके बारे में अपनी राय बदल क्यों नहीं लेती। कारनामे देखे थे उसने अपने। तुम क्या कह रहे थे? बानो आपा ने जैसे उन दोनों की बहस नज़रअंदाज की थी। एक लड़का है जो मुअत्तर को तंग कर रहा था। उसी को समझाया था मैंने अपनी ज़बान में। कौन लड़का? तुमने बताया नहीं मुझे। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें तंग करने की? वो एकदम गुस्सा हुई। रिलैक्स आपा। आपा, मुअत्तर ने भवें सुगेड़ी। वो अब मुअत्तर के आसपास भी नजर आया तो मैं बरतानिया में उसे रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसका दिल किया सालन का पूरा बॉल उठाकर एरक के सर पर दे मारे, लेकिन सबसे मुस्कुराते बानो आपा को देखा। ज्यादा तंग नहीं किया, एरक ने संभाल लिया था। ओह अच्छा, फिर मैं हाँ समझू। मुअत्तर की मर्जी है। वो जाना चाहती है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन चेहरे पर सख्ती लिए एरक को देखा। इसे सही सलामत स्टेशन से लेकर और छोड़कर जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो झुंझलाई। ये इंसान जिम्मेदारी उठाने के काबिल था? वो इतनी भी कोई कमज़ोर नहीं थी जो अकेले सफ़र ना कर पाती। और बानो आपा, कहाँ मर्द को नाकाबिले भरोसा कहने वाली, सनान पर एतराज़ करने वाली उस आदमी पर भरोसा कर रही थी। पता नहीं एरक क्यान इतनी चर्ब ज़बानी कहाँ से सीख लाया था। पता नहीं उसे लोगों को कायल करना कैसे आता था। आप बेफिक्र रहें, मैं खुद ले जाऊंगा इसे और छोड़ भी जाऊंगा। फिर वो कुछ देर वहां बैठा रहा। पता नहीं कौन कौन से अफसाने बानो आपा और वो मिलकर छेड़ बैठे थे। वो बर्तन धोती, सारा सामान समेटती लाउंज में आई तो वो उठ रहा था। खा लिया पाकिस्तानी खाना? उसे बाहर छोड़ने आई तो मुस्कुराहट दबाते उसे देखा। आज के खाने के बाद मैं जान गया हूँ कि तुम लोगों की ज़बानें इतनी तेज़ क्यों हैं। और तुम लोग क्या खाते हो जो तुम लोगों की ज़बानें इतनी तेज़ हैं? कम अज़ कम पूरी दुनिया के मसाले एक ही डिश में नहीं डाल देते। मशरक़ी खानों की तौहीन मत करो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ पड़ना। मशरक़ी औरत मुझे धमकी दे रही है। मैं अमल भी कर सकती हूँ। एहतियात करो, मेरे पास अब तुम्हारा राज है। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे अब एरक? उसकी आंखों में सदमा उतरा। एरक चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर वो सर झटकते बहुत हल्का सा मुस्कुराया था। फिर सर उठाकर मुअत्तर को देखा। तुम कल आ जाओगी ना? मैं ज़बान से फिर जाया करती हूँ, लेकिन एहसान से नहीं। तुम्हारा एहसान ना होता तो फ़ौरन गाँव से बाहर निकालती मैं तुम्हें। मैं यहीं से पिक कर लूँगा तुम्हें। स्टेशन पर आ जाना और ये लिबास दुरुस्त करके आना अपना। इस तरह तुम मशरक़ी मर्द कम, मशरक़ी गुंडे ज़्यादा लगते हो। दोस्त से लिया था। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। तुम्हारे दोस्त इतने हेल्दी हैं? मेरे दोस्त कमज़ोर भी हैं। तुम्हारा वज़न कितना होगा? तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा ही होगा। वो तपी। पता नहीं ये इंसान था क्या। जहन यूं घुमा देता था कि उसका दिल चाहता कि गर्दन तो मरोड़ ही दे एरक की। एक सनान था, कितना धीमा बोलता था। ना गुस्सा आता ना बुरा लगता। तुम सनान से बात क्यों नहीं करते? उसे कोई ख्याल सा आया था। सनान से क्या बात करूं? उस वक्त सनान का जिक्र वो बदतरीन शय थी जो वो सुनना चाहता था। मूड बिगड़ा। वो मशरक़ी मर्द की शख्सियत पर बिल्कुल पूरा उतरता है। उससे कहो वो आ जाए। यानी तुम चाहती हो कि तुम्हारा उसके साथ कपल बने? लाहौल वला कुव्वत, किस कदर बकवास सोच है तुम्हारी। ये सोच वाकई बकवास है। मेरे साथ क्या मसला है तुम्हें? उसकी आंखों में खपकी उभरी। वो सिर्फ खपकी नहीं थी, बहुत से हैं, गिनवाऊं? कल क्या मसला है? तुम कहाँ से मशरक़ी मर्द लगते हो? सनान होता तो अच्छा रहता। और ये कपल किसका कह रहे हो? मैं तुम्हारी बहन बनकर जाऊंगी वहां पर। और बस। उसके सर पर लगी तलमों पर बुझी। बहन?
اس سے بہتر ہے نہ جاؤ تم، میری اس دنیا میں صرف ایک بہن ہے اور میں اس کے علاوہ کسی کو بہن بنانے پر راضی نہیں ہوں۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ خائف ہوئی۔ اور کیا کروں؟ سنان کا یہاں کیا ذکر بنتا ہے؟ ڈاکیومنٹری میری ہے، کلچرل ایونٹ بھی میری یونیورسٹی کا ہے، اس سب میں سنان کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ ویسے ہی کہہ دیا۔ اور لہجہ درست کرو اپنا، تمیز سے بات کرو مجھ سے، ورنہ کل نہیں آ رہی ہوں میں۔ تمیز میری محبوبہ ہے جس سے میں سالوں پہلے بریک اپ کر چکا ہوں، وہ تپا ہوا تھا۔ تمہارا یہی رویہ رہا تو میں منع کر دوں گی۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی، ایک تو احسان کر رہی تھی، اوپر سے نخرے دکھا رہا تھا۔ تم منع کرو، میں اس بار واقعی پورا ازلنگٹن لے آؤں گا، تمہارے پورے ازلنگٹن کو میں دیکھوں بھی نہ۔ اسے سے کہتے اس نے کھڑاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ ایرک نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر خود کو پرسکون کرتے آنکھیں کھولی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچا، لیکن پھر اسے یاد آیا دروازے کے بالکل ساتھ ایک گملہ پڑا تھا، اس کے سر پر لگتا تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ وہ سر جھٹکتے واپسی کی طرف بڑھ گیا تھا، ماتھے پر بل تھے۔ سنان کے ذکر پر پتہ نہیں کیوں اسے غصہ چڑھ جاتا تھا۔ اینجل اسٹیشن پر روٹ کے بالکل سامنے ٹکٹ کاؤنٹر کی دیوار کے ساتھ وہ ٹھہرا تھا جس نے سرمئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلے میں سیاہ مفلر تھا، سیاہ کوٹ بازوؤں پر تھا، بھورے بال پیچھے کو جمے تھے، نیلی آنکھیں موبائل پر تھیں، اور جس کی سیٹی کی دھن اسٹیشن پر گونجتی تھی، وہ جو یوں مشرقی لباس پہنے مشرق میں جاتا تو لاہور کے پرانے گلیوں کے چوباروں میں عورتیں نکل کر اسے دیکھتی۔ انارکلی بازار میں چوڑیاں پہنتی لڑکیاں مغرب سے آنے والے برطانوی شہزادے کو دیکھتی اور سوچتی، یہ مشرق کے لباس میں دھڑکنیں روکتا شخص کون ہے؟ وہ جب بے نیازی سے چلتا تو اس کی بے نیازی پر آہیں بھری جاتی، وہ جب آنکھیں گھماتا تو دنیا ان آنکھوں کی گرد گھوم جاتی۔ وہ جس کی آنکھیں فی الوقت اٹھ کر روٹ کی سمت جاتی جہاں سے ٹیوب نے آنا تھا۔ چند لمحے سر کے اس کے لبوں پر موجود سیٹی تبدیل ہوئی، سامنے روٹ پر ٹیوب کی آواز ابھری اور ٹیوب رکی، دروازے کھلے اور وہ اسی طرح سے دیوار سے لگ کر ٹھہرا سامنے ٹیوب کو دیکھتا رہا۔ لوگ اترتے بکھرتے گئے لیکن معطر نیچے نہ اتری۔ اس نے ایک بار گھڑی کو بھی دیکھا، یہ لڑکی نہ آئی تو وہ مشرقی لڑکی نہ آئی تو وہ مشرقی لگتا مغربی مرد اس بار واقعی پورا ازلنگٹن اس کے خلاف اکٹھا کر لیتا۔ اس کے ابرو سکڑے، چہرے پر دبا دبا غصہ ابھرا، پھر موبائل کو دیکھا۔ اپنی نظر اتار لو کیونکہ تم اب خطرے میں پڑنے والی ہو۔ ٹائپ کیے گیا میسج بھیجنے سے پہلے سامنے سے کھنک ابھری، چوڑیوں کا ساز۔ اس کا سر اٹھا، پھر نظریں سامنے جمی گول گھومنے والی آنکھیں ایک ہی مقام پر رک گئیں۔ جس دنیا کو اس کی آنکھیں گھمانے پر رکنا تھا وہ اس کی آنکھوں کے ساتھ رک گئی۔ آنکھوں کا اور پوری دنیا کا محور ایک شخص ہوا، مشرقی لڑکی معطر صبا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنے، گوٹے کناری والا دوپٹہ گردن میں تھا، یوں کہ پیچھے کی طرف اس کے دونوں سائڈ لٹک رہی تھی، گھٹنوں تک آتی قمیض، نیچے سادہ سی شلوار، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں پہنی بالیاں۔ چوڑیوں کے علاوہ واحد زیور جو وہاں نظر آتا تھا، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ایک ہاتھ میں کوٹ تھامے مشرقی لڑکی مغربی مرد کی طرف آ رہی تھی، جس کی آنکھیں اسی ایک مقام پر جمی ہوئی تھیں۔ جمی ہوئی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، گلے میں گلٹی سی ابھرتی تھی۔ چلیں؟ اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ چونکا، چند لمحے لگے تھے واپس دنیا میں آنے کو۔ رک چکی دنیا چلنے لگی، رک چکا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ہاتھ اٹھائے دوپٹہ جوڑ رہی تھی، چوڑیوں کا ساز بج رہا تھا۔ ایرک کیان کو بھول گیا وہ کیا ساز گنگنا رہا تھا، ہر ساز اس کی چوڑیوں کی آواز میں گم ہو گیا۔ ایرک، اس کے سامنے چٹکی بجائی، وہ ہوش میں آیا، نظر موبائل پر گئی۔ اپنی نظر اتار لو کیونکہ تم اب خطرے میں پڑنے والی ہو۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے واقعی نظر اتارنی چاہیے لیکن خطرہ اب مجھے ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے سر جھٹکا، پھر موبائل جیب میں ڈالتے کوٹ پیچھے کی طرف کاندھے پر رکھے۔ کتنی دیر لگے گی پہنچنے میں؟ واکنگ ڈسٹینس پر ہے، 5 منٹ لگیں گے۔ معطر نے سر ہلا دیا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ کس کا سوٹ پہنا ہے آج؟ خود بنوایا ہے۔ وہ رکا، کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھی لگ رہے ہو۔ سنان سے بھی زیادہ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ کیوں پوچھا تھا۔ معطر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، اس سے کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ موازنہ کر رہا ہوں، بتاؤ۔ وہ اپنی جگہ اچھا لگ رہا تھا، تم اپنی جگہ۔ مجھے نہیں معلوم، وہ جھنجھلائی۔ بانو آپا نے پکڑ کر 1990 کا اپنے جہیز کا کوئی سوٹ نکال کر پہنا دیا تھا، اوپر سے میک اپ بھی کر دیا تھا۔ وہ خود کو خود ہی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا تھا تو اسے کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کیسی لگ رہی تھی۔ تم سیاسی بیان دے رہی ہو، میں صرف تم دونوں کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ سنان یہاں نہیں ہے، تم مجھے منتخب کر سکتی ہو۔ یہاں نہیں ہے لیکن وہ ہے تو صحیح نا۔ ایرک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کاندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تھا، وہ نہ ہو کر بھی تھا، لیکن اس کے ہونے سے ایرک کیان کو کیا مسئلہ؟ میں صرف 1 گھنٹہ رکوں گی، اس سے زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ بھی کافی ہوگا۔ 30 منٹ بعد مجھے اسٹیشن پر چھوڑ جانا۔ آفر نہیں کی، معلومات دی ہیں۔ اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر گارڈن تھا جہاں باہر صحن میں کرسیاں اکٹھی کی گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو معطر نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔
اسے خواہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ تیار ہو گئی ہے، یہاں تو سب کوئی شادی پر آ گئے تھے، یوں لگتا تھا ہر ملک سے ایک ایک بندے کو پکڑ کر ثقافتی تقریب منائی گئی تھی۔ وہ سٹی یونیورسٹی آف لندن کے زیر اہتمام کیا جانے والا ایونٹ تھا، جہاں یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو ثقافتی میل جول بڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یوں بھی نہیں تھا کہ پابند کر دیا گیا تھا کہ اپنے ملک کا لباس ہی پہننا ہے۔ وہاں سیاہ فام گورے امریکی بن کر گھوم رہے تھے، ترکی، افریقی، بنگالی، ملائیشین بن کر، اور انگریز ایرک پاکستانی بن کر۔ میرے ساتھ رہنا، اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہوئے ایرک نے سرگوشی کی۔ اس نے سیاہ کوٹ پہن لیا تھا۔ اب کیا ہر وقت تمہارے ساتھ چپکی رہوں؟ کم از کم سب کی نظر پڑنے تک، ہاں۔ معطر نے ہاتھ جھلا دیا۔ ذرا ایرک کی نظر تو ہٹے، اس نے ادھر ادھر ہو جانا تھا، اور ایرک کی نظر ہٹ کہاں رہی تھی؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایرک سامنے ٹھہرا تھا، اسے بیٹھتے دیکھ کر ابرو اچکائے۔ کیا؟ ریمپ واک؟ معطر کی نظر سامنے گئی۔ ہر ملک کا ایک جوڑا سامنے ریمپ پر واک کر رہا تھا۔ تم یہ تو توقع ہی مت رکھنا، وہ بدک گئی۔ صرف چلنا ہی تو ہے، وہ دیکھو ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تم ہاتھ مت پکڑنا، تم میرے پاس بھی مت بھٹکنا، اگر مجھے آج اس ریمپ پر چلنے کا کہا تو میں ہار جاؤں گا۔ وہ جھنجھلایا۔ ہار جاؤ؟ اس ایک مقام پر مجھے ہارنا منظور ہے، اس ایک مقام پر تم جیتنے کا سوچنا بھی مت۔ اس سے اچھا تم آتی نہ، میں کاریا یا کنزا سے کہہ دیتا۔ وہ خفا ہوا۔ ابھی بھی کہہ دو؟ تب کیوں رہی ہو؟ بحث کیوں کر رہے ہو؟ ایرک اسے خفکی سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس کے بلا سے وہ ناراض ہو یا جو بھی، وہاں ایک تو میڈیا والی بھی تھے جو یہ حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے پتہ ہوتا تو یہاں آتی ہی نہ۔ چلتے کٹتے وہ اسٹیج سے دور رکھے صوفے پر جا بیٹھی۔ ایک تو ایرک سے پچھلے چند دنوں میں چند کام پڑ گئے تھے تو مجبوراً ہاں کرنی پڑی، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں تھا یوں کسی ثقافتی تقریب کا حصہ بننے کا۔ موبائل نکالتے اس نے میسیجز چیک کیے۔ اس مرتبہ تنخواہ میں سے بھی اپنے لیے بہت کم رقم رکھی تھی، ورنہ سوچا تھا نیا کوٹ ہی لے لیتی، باقی سارے پیسے پاکستان بھیج دیے تھے۔ بابا کا علاج، مبشرہ اور ان کے اخراجات، گھر کے اخراجات، موبائل کھولتے اس کے ارد گرد سے لندن غائب ہو جاتا تھا، اور وہ پاکستان پہنچ جاتی تھی، جہاں برطانیہ میں بیٹھ کر وہ اور دانیال گھر کا بجٹ بناتے تھے۔ ایک ایک روپے کی بچت، اب ایک ایک پاؤنڈ کی بچت۔ برطانیہ کا پاؤنڈ پاکستانی روپے میں تبدیل ہو جاتا، اور برطانیہ، اس نے سر اٹھا کر کھلے آسمان کو دیکھا۔ لوگوں کو لگتا ہے برطانیہ خوابوں کو پورا کرنے کی سرزمین ہے، ایک بار جانے کا موقع مل جائے گا گویا زندگی سنور جائے گی، اور اس کا دل چاہتا تھا وہ یہاں آنے والے ہر شخص کو روک دے۔ وہ انہیں بتائے کہ برطانیہ آپ کو اپنے اندر ایسے قید کر دیتا ہے کہ رہائی ناممکن بن جاتی ہے۔ وہاں بچت صرف خیال، کامیابی صرف خواب بن جاتی ہے۔ وہاں غریب ساری زندگی بچت کرتے رہ جاتے، پھر بھی زندگی کے اختتام پر ان کے پاس سوائے چند پاؤنڈز کے کچھ نہیں بچتا۔ برطانیہ تیز دوڑتی زمین تھی، ہر شخص جلدی میں تھا، ہر شخص کو کہیں پہنچنے کی جلدی تھی، کسی کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا، کسی کو سننے کی خواہش نہیں تھی۔ وہاں لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز اور بیزار تھے۔ اسے برطانیہ قید خانہ لگتا تھا۔ اس نے سر ارد گرد گھمایا، اور اس قید خانے میں اس کو ملنے والا قیدی جانے کہاں گیا تھا؟ وہ اسٹیج سے فاصلے پر بیٹھا تھا، صوفے کے ہتھے پر کوہنی جمائے، دو انگلیاں ہونٹوں پر رکھے وہ سامنے گھورے جا رہا تھا، سامنے جہاں معطر بیٹھی تھی۔ تم اسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ رائن دھڑام سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ دیکھنا منع ہے، جیسے تم دیکھ رہے ہو ویسے دیکھنا منع ہے۔ میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ with some different eyes؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں گھماتے رخ موڑ لیا۔ تم ریمپ پر نہیں جا رہے؟ معطر نہیں جانا چاہتی۔ تم اس کی بات مان رہے ہو؟ اس کی بات نہ مان کر زبردستی اسے لے کر جاؤں؟ معطر اچھا آپشن نہیں تھی، کنزا بہتر رہتی۔ ایرک کی نظر ان سے چند کرسیاں دور ٹھہری کنزا پر گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت بالوں کو پیچھے کی جانب کھلا چھوڑے وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ پھر اس کی نظر معطر پر گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ موبائل دیکھ رہی تھی، چند لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ وہ معطر نہیں ہے، اس نے سرنفی میں ہلایا۔ تم نے معطر کا کیا کرنا تھا؟ اس جیسی بھی چل جاتی۔ وہ معطر جیسی بھی نہیں ہے۔ رائن کے ہاتھ میں تھاما سرخ مشروب لیتے ہونٹوں سے لگایا، نظریں ابھی معطر پر جمی تھیں۔ اس جیسا کوئی کہاں تھا؟ اس جیسا اب کوئی رہا کہاں تھا؟ اتنی کوئی خاص بھی نہیں ہے معطر، اتنی عام بھی نہیں ہے۔ گھونٹ گھونٹ بھرتے اس نے وہ گلاس خالی کر دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو ایرک؟ میں جو سوچتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ سامنے نظریں سامنے رکھے ہوئے تھی۔ ایرک کی نظر سامنے گئی، چند لڑکوں کے ہاتھ میں وہی سرخ مشروب تھا۔ وہ رکا، وہ لڑکوں کو نہیں مشروب کو دیکھ رہی تھی، اور ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جیمی پاس ٹھہرا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اس نے آگے بڑھتے وہ جھپٹی۔ کبھی کچھ اپنا بھی لیا؟ جیمی تپا۔ وہ کیمرہ جس میں تمہاری دو چار تصویریں ہیں، اسی لیے زبان قابو میں رکھو اپنی۔ جیمی نے بڑبڑا کر رخ موڑ لیا۔ وہاں ٹھہرے اس نے دو چار کش دیے، پھر سگریٹ جیمی کے ہاتھ میں رکھتے منہ کھول کر ہوا اندر اتاری۔ مشروب کی بو یقیناً کم ہو گئی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گلا کھنکھارتے وہ معطر کی طرف گیا۔ کچھ کھاؤ گی؟
وہ चौंकी, फिर बैग पर हाथ रखती उठी। मुझे वापस जाना है। इतनी जल्दी? तुमने कहा था आधा घंटा काफ़ी होगा। ये नहीं कहा था कि तुम वाकई आधे घंटे बाद चली जाना। मुझे मज़ीद नहीं रुकना। वजह जान सकता हूँ। वो उससे कुछ ज़्यादा ही फासले पर ठहरा था। मुझे वहशत हो रही है यहाँ पर। डिनर तो कर लो। भूख नहीं है? तुमने सिगरेट पी है? उसकी आंखों में नागवारी उभरी। एरक ने बालों पर हाथ फेरा। इसकी स्मेल अच्छी है ना? जहर जैसी है। फासले पर रहो मुझसे। नाक पर हाथ रखा। एरक ने सर हिलाते रायन को हाथ हिलाया, गोया कोई इशारा किया और उसके आगे चलने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो अब? तुम्हें छोड़ने। बच्ची नहीं हो। बच्ची नहीं हो इसलिए तो जा रहा हूँ। मैं अकेली चली जाऊंगी। जानता हूँ, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। तुम्हारी बानो आपा से वादा किया था। वो संजीदा था, ना मजाक था ना कुछ और। मुअत्तर सर झटकते आगे बढ़ी। कोट उसने पहन लिया था। गार्डन से निकलते सामने सड़क थी। लंदन की ऊंची इमारतों के बीच स्याह सड़क, जिस पर वक्फे वक्फे से ट्रैफिक गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंची इमारतें थीं। वो दोनों फुटपाथ पर चलने लगे। तुम आज प्यारी लग रही हो। मुअत्तर ने नज़र घुमाकर एरक को देखा। उसका कोट जाने कहाँ था। स्याह मफलर अब भी पहन रखा था। वो इस्लिंगटन के सर्द मौसम का आदी था। वो नहीं थी, इसलिए कोट के बटन भी बंद कर लिए थे। तुम भी मशरक़ी मर्द लग रहा हूँ। तुम्हें तो मशरक़ नापसंद नहीं था। मुझे तो तुम भी नापसंद थी। वो तो गालिबन अब भी हूँ। वो हल्का हल्का सा हंसी। हाथ कोट की जेब में डाले चूड़ियों का साज हंसी के साथ शामिल हुआ। मेरी राय महफूज है। एरक बेनियाजी से कांधे उचकाए। जॉब का क्या बना तुम्हारी? मिल गई है। वो झटके से रुकी। वाकई? तुमने बताया क्यों नहीं? एरक वहीं रुक गया। लम्हे भर को उसे समझ न आई वो क्या रिएक्शन दे। मुअत्तर यूं खुश हुई थी जैसे उसकी खुद की जॉब लगी हो। बताना था। जाहिर है तुम्हारे मॉम डैड का क्या रिएक्शन था। वो तो बहुत खुश होंगे। वो पुरजोश सी हो रही थी। उन्हें अभी नहीं बताया। मॉम डैड मेरे मीडिया में जाने के खिलाफ थे। क्यों? डैड चाहते थे मैं उनकी तरह वकील बनूं। मॉम चाहती थी मैं उनकी तरह डॉक्टर बनूं। मैं किसी की मर्जी पर नहीं चला करता तो मैं अपनी मर्जी से एंकर बनूंगा। गुड, तुम्हारा शो आएगा तो मैं पाकिस्तान में बैठकर टीवी पर देखूंगी। फिर सबको बताऊंगी मशहूर ज़माना एंकर पर्सन एरक कयान किसी सदी में मेरे साथ अज़लिंगटन की सड़कों पर चले थे। वो मुस्कुराया। मैं अपने शो पर सबसे पहले तुम्हारी खबर दूंगा। क्या? वो पुरजोश हुई। यही कि अज़लिंगटन की सड़कों पर चलते हुए मादाम मुअत्तर सबा किसी साइकिल के नीचे आकर जा वहाँ खो गई। वो जो कोई अच्छी चीज़ सुनने के मुंतज़िर थी, माथे पर बल पड़े आंखें सुकड़ गईं। तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हारी खुशी पर खुश हुआ जाए। मैं एक सच्चा न्यूज़ एंकर बनूंगा। जेबों में हाथ डाले उसने कोई सीटी गुनगुनाई। मुअत्तर ने रुख मोड़ा, फिर दोबारा उसे देखा। ये बताओ, तुम शराब पीते हो? उसका मुंह फौरन बंद हुआ। सीटी का साज भूल गया। गैर महसूस अंदाज में थोड़ा सा मजीद फासले पर हो गया। ये सवाल क्यों कर रही हो? वहाँ सब पी रहे थे। सब में तुम्हारे दोस्त भी शामिल थे। दोस्तों की सोबत में तुम भी पीते होगे। उसने 2 कदम चले। 2 कदम 5 सेकंड लेते थे। 5 सेकंड में उसे मुअत्तर की आंखें की नागवारी याद आई। छठे सेकंड में उसने बोल दिया, कभी कभी पी लेता हूँ। वो कह ना सका, वो अभी अभी पी कर आया है। तुम्हें पता है ईसाइयत में भी ये हराम है। मैं मजहब का नहीं, कल्चर का हिस्सा समझ कर पीता हूँ। हालांकि जितना तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, मुझे मजहबी लगते हो, यानी पक्के ईसाई। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे डैड ईसाई हैं, मॉम यहूदी थी। फिर डैड के लिए उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया। अब वो पता नहीं क्या है। कभी पूछा नहीं मैंने, लेकिन मैं दोनों के बीच का कुछ हूँ। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे शक होता है कोई खुदा है भी या नहीं। मुअत्तर रुकी। तुम एथियस्ट हो? मुल्हिद हो? नहीं भाई, पता नहीं क्या हूँ। क्या हम कुछ और डिस्कस कर सकते हैं? मुझे मज़हब टाइप की चीज़ें बेजार कर देती हैं। वो जो कहना चाहता था कह देता था। वो सच्चा नहीं, मुंहफट था। मज़हब ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। मुसलमानों के लिए होगा। यहाँ बरतानिया में तुम किसी को पकड़कर उससे बाइबल की कोई आयत पूछ लो, किसी को भी नहीं आती होगी। इनमें मैं भी शामिल हूँ। वो स्टेशन में दाखिल हो रहे थे। ट्रेन आने ही वाली थी। मेरी राय तुम्हारे बारे में दोबारा से बदल गई है। यकीनन ये तब्दीली अच्छी तो नहीं होगी। मालूम नहीं कैसी है, लेकिन तुम सिर्फ इस्लामोफोबिया का नहीं, मजहबी बेजारी का भी शिकार हो। और तुम ठीक कह रहे हो। बरतानिया में ये वाकई आम है। तुम लोग मजहबी लिहाज से जवाल पजीरी का शिकार हो। एरक ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन पर हाथ फेरते कांधे उचकाए। फिर जेब में हाथ डालते अंदर से मोबाइल निकाल कर वक्त देखा। तुम्हारे कज़न का क्या बना? वो जेल में है अभी तक। सारी ज़िंदगी रहे तो अच्छा है। कुछ देर खामोश रही। एरक का सर मोबाइल पर झुका हुआ था। जब उसे मुअत्तर की आवाज़ आई, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। झुका सर बेसाख्ता उठा। वो सामने देख रही थी। तुम्हारी नहीं हुई? जिसने की वो मोहब्बत नहीं करता था। मैं तो करती थी ना। क्या मैंने सही किया? एरक रुख मोड़ कर उसे देखा। तुम पछता रही हो। मेरे दिल का वो हिस्सा पछता रहा है जो उससे मोहब्बत करता था। अपने उस हिस्से की सुनो जो उससे मोहब्बत नहीं करता। उसी की तो सुनिए। ट्यूब तेज़ी से आती रुक रही थी।
معطر سیدھی ہوئی، اس کا جوڑا ڈھیلا پڑ رہا تھا، بال چہرے پر آ رہے تھے، ایک ہاتھ سے اس نے بال پیچھے کیے۔ ایرک کی نظر اس کے کانوں میں پہنی بالیوں پر گئی جو جھول رہی تھی۔ معطر بنا ایرک کی طرف دیکھے آگے بڑھی، وہ ٹیوب پر پیر رکھی رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، تیمور حیدر کو ساری زندگی افسوس کرنا چاہیے۔ معطر نے رک کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ معطر صبا کے نہ ملنے پر۔ معطر صبا کے نہ ملنے پر کون افسوس کرے گا؟ ممکن ہے کوئی ہو جسے معطر صبا عزیز ہو، جسے معطر صبا نہ ملے تو تم اس سے اس کا خسارہ پوچھنا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتے ٹیوب کے اندر داخل ہو گئی۔ ایرک وہیں ٹھہرا رہا۔ ٹیوب آہستہ پھر تیزی سے چلی اور اس کے سامنے سے نظروں سے گزر گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے رخ واپسی کی طرف موڑ لیا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔